हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिनिटाइटिस। रिनिटाइटिस नाक की श्लेष्मा झिल्ली में संक्रमण एवं प्रदाह होने की स्थिति है कि जो हमारी नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होने की कंडीशन है, जिसमें नाक से पानी आना तथा नाक में खुजली जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। जिसका लक्षण हमें क्या दिखाई देता है कि पेशेंट की नाक है उससे पानी आएगा और उसके अंदर खुजली होगी। यह आमतौर पर साधारण सर्दी, कॉमन कोल्ड या एलर्जी से उत्पन्न हो सकती है। रिनी रिनिटिस को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, एलर्जिक रिनिटिस और नॉन एलर्जिक रिनिटिस। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन यही है रिनिटिस की, कि जो रिनिटिस है वो अपनी जो नेजल कैविटी की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर स्नीजिंग और नेजल डिस्चार्ज और रेडनेस ऑफ आई, ये सारे, और इस इचिंग इन नोज, ये सारे साइन सिम्टम्स हमें से होते हैं। यही रिनिटाइटिस है। तो इसको दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक तो एलर्जिक रिनिटाइटिस और दूसरा नॉन एलर्जिक रिनिटाइटिस। तो पहला है एलर्जिक रिनिटाइटिस। एलर्जिक रिनिटाइटिस नेजल दवार दवार का प्रदाह है कि जो नेजल कैविटी की ओपनिंग है उसका एक इन्फ्लामेशन है, जिसमें नाक से पानी आना तथा नाक एवं आँख में खुजली जैसे, और आँखों में और नाक के अंदर खुजली होती है। इसके अंदर एक एलर्जी जैसा से होता है, जैसे कोई भी एलर्जेंट होते हैं, जैसे किसी को पेड़ पौधों की पौधों से होता है, किसी अजीब प्रकार के पत्तों से या फूलों की खुशबू से या परफ्यूम वगैरह से किसी को एलर्जी होती है तो उनको स्नीजिंग होती है, नेजल कैविटी से डिस्चार्ज होता है और उनकी आँखें वो लाल हो जाती हैं। ऐसे एलर्जिक रिनिटाइटिस के साइन सिम्टम होते हैं। तो देखते हैं इसके कोज और रिस्क फैक्टर। घर के अंदर पाए जाने वाले एलर्जन, एलर्जी पैदा करने वाले कारक तथा मौसम के अनुसार कई एलर्जन की वजह से एलर्जिक रिनिटिस हो सकता है। ये निम्न हो सकते हैं, जैसे धूल के कण, कॉकरोच, मक्खी, कीड़े व जानवरों का मल, पेड़ पौधे, घास, फूलों के परागकण, पालतू पशुओं जैसे बिल्ली के पसीने, ग्रंथियों, सेबेसियस ग्लैंड से निकलने वाले हल्के प्रोटीन युक्त पदार्थ इत्यादि। तो ये जो सारी चीजें बता रखी हैं, इनके कांटेक्ट में आने से भी रिनिटिस, एलर्जिक रिनिटाइटिस हो सकता है। फिर है इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नाक से पानी बहना, नाक का बंद होना, आंखों में खुजली महसूस होना, थकान महसूस होना, गले में खरांस होना, छींके आना, आंखों में आंसू आना, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ना, नीचे की पलकों पर सूजन आना, जो आईलिड्स होती हैं उनके ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, सूंघने की क्षमता का कम होना, जो उसकी सूंघने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, कान बंद होना। कान बंद होना है कि जब ज़्यादा स्नीजिंग और कोल्ड हो जाता है तब ज़्यादा स्नीजिंग की वजह से हमारे कान ऐसे लगते हैं, हमें कुछ सुनाई नहीं देता और ऐसा लगता है जैसे कानों के अंदर कुछ घुसा रखा हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, ऐसा लगता है, उसे बोला है कान बंद होना। और हेडेक होगा। तो ये जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ये नॉर्मल से ही है, पढ़ने से ही पता चल रहा है कि क्या है ये, तो इनमें कुछ समझाने वाला है नहीं। फिर है इसके डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन। एलर्जी स्किन टेस्टिंग, टेस्ट फॉर इम्यूनोग्लोबिन ई, टोटल ब्लड इसियोनोफिल काउंट, जो ब्लड के अंदर इसियोनोफिल प्रेजेंट होती हैं उनको हम काउंट करेंगे, उनका टेस्ट करेंगे। रेडियोग्राफी हम एक्सरे के द्वारा देखेंगे, सीटी स्कैनिंग करेंगे, एमआरआई करेंगे और नेजल सिस्टोलॉजी करेंगे। नेजल सिस्टोलॉजी के अंदर हम नेजल कैविटी है उसका सिस्टोस्कोप के द्वारा एग्जामिनेशन करेंगे। डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन के बाद में इसके मैनेजमेंट, वातावरणीय नियंत्रण उपाय व एलर्जन से बचाव। जो भी एलर्जेंट हैं घर के अंदर प्रेजेंट हैं, घर के इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट हैं, तो पेशेंट को हम उनसे दूर रखेंगे और घर के अंदर ऐसी चीज़ों को नहीं रखेंगे जिसकी वजह से उसको एलर्जिक रिनिटिस होता है। फिर है नाक की स्वच्छता। हम नोज है उसको क्लीन करेंगे। 2 कप गुनगुने पानी के अंदर 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा खाने का सोडा मिला के जो हमने घोल तैयार किया है उसके द्वारा हम नेजल कैविटी को क्लीन करेंगे। फिर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर है, हम इसके अंदर पेशेंट का ट्रीटमेंट मेडिसिन के द्वारा करेंगे। तो मेडिसिन बता रखी है एंटी हिस्टामिन, जो ये बता रखी है ना, इसका जो ये टर्मिनोलॉजी है इनके अंदर ही मेडिसिन आगे लिख रखी है। तो ये टर्मिनोलॉजी हमने अलग वीडियो में पढ़ाई थी, तो उसको आप देख सकते हैं। जो ड्रग्स रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है उसमें मिलेगा आपको। तो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स देंगे हम, जैसे एलर्जी मेडिकेशन, एलर्जी को कम करने के लिए जो आगे मेडिसिन लिखी हुई है ये हम पेशेंट को प्रोवाइड कर देंगे। ये आप जो भी लिखी हुई है आगे इनको आप लिख लिख के देख के याद कर सकते हैं। फिर है नेजल कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे हम, जैसे उसकी नाक बह रही है, नाक के अंदर ईचिंग हो रही है और उसको स्नीजिंग हो रही है, तो इन साइन सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए हम ये मेडिसिन दे देंगे। और फिर है नेजल डिकॉन्जेस्टेंट, जो उसके अंदर स्वेलिंग आ रखी है उसको ट्रीट करने के लिए मेडिसिन प्रोवाइड कर देंगे। इंट्रानेजल एंटी कोलिनर्जिक एसिड एजेंट प्रोवाइड करेंगे, उसकी नाक बह रही है उसके लिए।
फिर है म्यूकस थिनिंग एजेंट, नाक के जो सीक्रेशन है, नाक का सीक्रेशन और पतला व कम चिपचिपा बनाने हेतु और जो गले के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ रखी है उसको कम करने के लिए मेडिसिन देंगे, ताकि जो म्यूकस है वो अगर चिपचिपा ना हो कि वो सही हो जाएगा, तो उसकी वजह से वो ईज़िली बाहर निकल जाएगा और जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रखा है गले के अंदर अवरोध है और जो अ, नोज़ के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो ठीक हो जाएगी, जिससे वो प्रॉपर्ली साँस ले सकता है। फिर है नॉन एलर्जिक रिनिटिस, वो हमने पढ़ा एलर्जिक, वो किसी एलर्जेंट की वजह से हो रहा था, और ये है नॉन एलर्जिक रिनिटिस। तो देखते हैं, नॉन नॉन एलर्जिक रिनिटिस रोगों तथा लक्षणों का एक समूह है। ये एक डिजीजेज का और सिम्टम्स का एक ग्रुप है जो कि नाक की प्रदाह से उत्पन्न होता है। जो कैसे होता है कि जो नेजल कैविटी के अंदर इन्फ्लामेशन होता है उसका एक उसकी वजह से उत्पन्न होता है ये। और इसको हम 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इन्फेक्शियस रिनिटिस, ये सामान्यतः ऊपरी श्वसन तंत्र के संक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न होता है तथा विषाणु जनित रोग है। यह संक्रमण राइनो वायरस, कोरोना वायरस, एडिना वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, एंटीवायरस के कारण उत्पन्न हो सकता है। तो जो ये वायरस बता रखे हैं इनकी वजह से होता है, इन इन्फेक्शन से और बैक्टीरिया वायरस की वजह से ये रिनिटाइटिस होता है, जिसके सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं। पेशेंट का जो चेहरा है वो उसके अंदर पेन होगा और उसके ऊपर प्रेशर सा उसे फील होगा और उसको खांसी हो सकती है और नेज़ल कैविटी से डिस्चार्ज होगा और उसको फीवर भी हो सकता है। फिर है वेज़ोमोटर रिनिटिस, यह पैरासिम्पैथेटिक एवं सिम्पैथेटिक तंत्र के अनियमित होने के कारण होता है, जिससे नाक में रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं तथा सूजन उत्पन्न हो जाती है। जो पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक तंत्र है उसके अंदर अबनॉर्मलिटी होने की वजह से वेज़ोमोटर रिनिटिस होता है और जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं और उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से जो नोज है उससे डिस्चार्ज होता है, स्नीजिंग और नोज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन जैसे सिम्टम्स पेशेंट के अंदर से होते हैं। फिर है ऑक्यूपेशनल रिनिटिस, ऐसे रोगियों को लक्षणकारी सतह पर ही प्रकट होते हैं तथा इसके लक्षण एलर्जन पदार्थों को सूंघने से होते हैं। तो जैसे पेशेंट ऑक्यूपेशन ऐसा है पेशेंट का, जैसे वो धूल मिट्टी वाली जगहों पर काम करता हो तो वहाँ पर उसको ये रिनिटिस होने का चांस होता है। फिर है हार्मोनल रिनिटिस, ये बॉडी के अंदर जो हार्मोन होते हैं उनका लेवल इम्बैलेंस होने की वजह से होता है, जैसे प्रेगनेंसी, मेंसेज, और अगर इन कंडीशन में जो बॉडी के अंदर हार्मोन्स का लेवल है वो प्रॉपर नहीं होता, इम्बैलेंस हो जाता है, इसकी वजह से हार्मोनल रिनिटिस हो जाता है। ड्रग्स इंड्यूस रिनिटिस, कुछ औषधियों की वजह से रिनिटिस हो सकता है, जो ये बता रही है ड्रग्स अगर इनको पेशेंट कंटिन्यू लेता है तो उसकी वजह से ड्रग्स इंड्यूस रिनिटिस हो सकता है। फिर है गुस्टेटोरी रिनिटिस, यह रिनिटिस खाना खाने के बाद विशेषकर शराब व गरम मसालेदार खाना उत्पन्न होता है। तो जैसे कोई अल्कोहल का यूज़ करता है और ज़्यादा स्पाइसी फूड या गरम ज़्यादा मसालेदार फूड का यूज़ करता है तो उसको खाने के बाद गैस्ट्रोटरी रिनिटिस हो सकता है। फिर हैं इसके कॉज एंड रिस्क फैक्टर, वातावरणीय या व्यावसायिक विक्षोभक, धूल, धुआं, कोहरा, तिरव, गंध, कोई ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर पेशेंट वर्क करता है वहाँ पर धुआं, कोहरा या कोई ऐसी स्मेल प्रेजेंट है जो इरिटेंट करती हो, उसकी वजह से भी ये रिनिटिस हो सकता है। मौसम में परिवर्तन, जैसे कोल्ड के मौसम में संक्रमण, कोई बैक्टीरिया, वायरस, गर्म भोजन व मसालेदार खाना, अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ। फिर है नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये जो ड्रग्स बता रखी हैं इनका कंटिन्यू यूज़ करने से हाई ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, स्टेटिव्स ड्रग्स जो बॉडी को वो करती हैं, रिलैक्स करती हैं, एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेशन को कम करने के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो महिलाएं यूज़ करती हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं अगर इन औषधियों का वो कंटिन्यू यूज़ करती हैं। हार्मोनल चेंजेस जैसे प्रेगनेंसी, मेंसेस और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन का यूज़ करने के कारण जो हार्मोन का लेवल इम्बैलेंस हो जाता है उसकी वजह से भी हो सकता है। कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के कारण जैसे अस्थमा, ल्यूकोस और सिस्टिक फिब्रोसिस की कंडीशन के अंदर भी रिनिटिस होने के चांस होते हैं। फिर है डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन, इसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे बाई साइन सिम्टम्स और स्किन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, नेजल इंडोस्कोपी, नेजल कैविटी को इंडोस्कोप के द्वारा एग्जामाइन करेंगे और कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी करेंगे, सीटी स्कैन। फिर है इसके मैनेजमेंट, ओरल डिकॉन्जेस्टेंट, इसके अंदर है जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन कर नाक के अवरोध को कम किया जाता है। ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने वाली मेडिसिन दी जाती है जिसकी वजह से जो नेजल कैविटी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ रखा वो कम हो जाता है। सेलाइन नेजल स्प्रे, घर पर बने नमक पानी घोल या सेलाइन से नाक को धोना, जिससे नाक की जो सलेस्मा झिल्ली है वो पतली हो जाती है। फिर है एंटी हिस्टामिन नेजल स्प्रे प्रोवाइड कर देंगे, एजिलिस्टाइन।
फिर है इसके अंदर एंटी ड्रिप एंटीकोलिनर्जिक नेजल स्प्रे नाक बहना रोकने के लिए, कोर्टिकोस्टेरॉइड नेजल स्प्रे प्रोवाइड करेंगे, डिकोजेस्टेंट नेजल स्प्रे प्रोवाइड करेंगे। फिर है नर्सिंग मैनेजमेंट, मरीज को पूर्ण आराम के लिए निर्देश दें। नर्स मरीज को निर्देश दे कि यदि उसे एलर्जिक रिनिटिस है तो उसे एलर्जन और इरिटेंट जैसे धूल मोल्ड से, जानवरों धुएं, गंध पाउडर स्प्रे और तंबाकू की धुएं से दूर रहे। जो भी ये चीज़ें बता रखी हैं इनसे पेशेंट को दूर रहना चाहिए। म्यूकस मेम्ब्रेन की सहायता के लिए सैलाइन नेजल और एरोसोल स्प्रे उपयोग करने चाहिए। टॉपिकल नेजल स्प्रे और ड्रॉप के ज़्यादा उपयोग सही करना चाहिए। और मरीज को मेडिकेशन की सही टेक्निक के बारे में समझाया जाना चाहिए। और गले में खराश कम करने हेतु नमक युक्त गर्म पानी से गर्गल करने के लिए मरीज को कहना चाहिए, जिसके उसके जो गले के अंदर जो खराश हो रखी है वो ठीक हो जाएगी। नाक में नेजल ड्रॉप डालने से पहले नाक को सही तरह से साफ करने के लिए कहना चाहिए। नोज के अंदर जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रखी है, कोई भी मुकस प्रेजेंट है तो उसको पहले क्लीन करना चाहिए, उसके बाद में ही नेजल ड्रॉप डालना चाहिए। तो आज हमने पढ़ा रिनिटाइटिस, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।